नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एक्स। यहाँ पे एक्स से हमारे पास एसिटोएसिटेट बन रहा है स्पॉन्टेनियसली, एंड एसिटोएसिटेट से जो डेक्स्ट्रोहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है जब उन पे एक्ट कर रही है तो दैट इज फॉर्मिंग डेक्स्ट्रोहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ऑलराइट, नाउ कीटोन बॉडी विच इज स्पॉन्टेनियसली फॉर्म्ड फ्रॉम एसिटोएसिटेट इज एसीटोन। क्या बनता है इससे? एसीटोन बनता है। एसिटोएसिटेट कैन अंडरगो स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म एसीटोन ड्यूरिंग कीटोजेनेसिस। Next, all of the following are the coenzymes except which one? First is NAD positive, second is FAD positive, third is ATP and fourth is magnesium 2 positive. देखो NAD positive, FAD positive और ATP ये तीनों जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि असिस्ट करते हैं एंजाइम्स की तरह, ठीक है। एंजाइम्स को असिस्ट करते हैं और एंजाइम्स की तरह असिस्ट करते हैं। बट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इट इज अ आयन, इट इज़ अ इनऑर्गेनिक आयन, ठीक है, और ये को फैक्टर की तरह काम करता है। सो इट इज़ अ को फैक्टर नॉट एन एंजाइम। लेट्स टॉक अबाउट द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के लिए फॉल्स कौन सा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहले ट्रू स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटाइज 1 इज अ की रेगुलेटरी एंजाइम। कार्बामोइल फॉस्फेटेज सिंथेटाइज 1 की रेगुलेटरी एंजाइम है। दिस साइकिल हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम द बॉडी। यूरिया साइकिल क्या करती है? एक्सेस नाइट्रोजन बॉडी से जो उसको रिमूव करवाने में हेल्प करती है। ऑर्निथिन इज रीजनरेटेड एंड इज रीयूज्ड इन द साइकिल। चौथी स्टेटमेंट जो गलत है, दैट इज इट अकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लिवर सेल्स। इट अकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लिवर सेल्स इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि यूरिया साइकिल दो जगह काम करती है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दूसरा है साइटोप्लाज्म के अंदर। दोनों जगह काम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी और साइटोप्लाज्म के अंदर भी इन द लिवर सेल्स। सो to say that it only occurs in the cytoplasm of the liver cells is a wrong statement. Next, which level of protein structure is formed by interactions between the R groups of amino acid? तो हमारे पास बनता है tertiary structure. Tertiary structure बनता है in the R groups of amino acid. The tertiary structure of the protein refers to three-dimensional folding, alright, which is stabilized by various interactions between the R groups, that is side chains, including hydrogen bonds, ionic bonds, hydrophobic interactions, and disulfide bridges. नेक्स्ट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ स्ट्राइएटेड मसल इज व्हाट? देखो स्ट्राइएटेड मसल्स में हमारी फंक्शनल यूनिट होती है सार्कोमियर। दैट इज द फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर। इट मीन्स दैट द मोस्ट बेसिक यूनिट दैट मेक्स अप द skeletal muscle is sarcomere. Skeletal muscle is a type of muscle that initiates all of the voluntary movements in our body. Next, in the Z-DNA, conformation of DNA helix, how many base pairs are present in each turn? Alright, तो बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं Z-DNA में वो 12 होते हैं। Z-DNA is one of the 3 biologically active double helical structures of the DNA characterized by left-handed helix. Z-DNA में left-handed helix होता है। In Z-DNA there are 12 pairs per helical turn. 12 pairs per helical turn, distinguishing it from the common B-DNA which has 10 pairs per turn. ठीक है, B-DNA में 10 pairs per turn होते हैं, Z-DNA में 12 pairs per turn होते हैं। Alright, 12 base pairs per turn in Z-DNA. Next, carefully observe the instrument grasp in the image given below. तो इसमें हमारे पास जो आंसर है that is standard pen grasp. This is not modified pen grasp, this is standard pen grasp. ठीक है, image shows a standard pen grasp and the side of the middle finger, it is resting for the shank. ठीक है, in modified pen grasp the pad of the middle finger rests on the shank. modified pen grasp पे हम पैड पे शैंक को रेस्ट करवाते हैं और साइड ऑफ द मिडिल फिंगर हम करवाते हैं पेन ग्रास्प में रेस्ट। स्टैंडर्ड पेन ग्रास्प में साइड एंड मॉडिफाइड पेन ग्रास्प में शैंक जो है वो रेस्ट करती है ऑन द पैड ऑफ मिडिल फिंगर। अगला एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है जो कि है एयर पॉलिशिंग डिवाइस। ठीक है, इट्स लाइक ए गन लाइक डिवाइस दैट इज गिवन। सो इट इज एयर पॉलिशिंग डिवाइस दैट इज HU friendly EMS एयर फ्लो मास्टर air flow polishing device with perio and standard handpieces and is used for both subgingival and supragingival air polishing. Next, identify the instruments shown in the image. These are mini titanium implant scalers. Alright, several companies are manufacturing plastic and titanium instruments for use on titanium and other metals or on abutment materials. It is very important that plastic or titanium instruments to be used, they avoid scarring एंड परमानेंट डैमेज। मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए इनमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि ये स्कारिंग और परमानेंट डैमेज इम्प्लांट को नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कोटिंग ऑफ द टंग इंडाइसेस आर गिवन बाय हु? पहला जो स्कोर है दिस वाज गिवन बाय मियाजाकी। ठीक है, जिसमें 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, दैट वाज गिवन बाय मियाजाकी। सेकंड स्कोर ऑफ टंग कोटिंग की क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय विंकल। ओके, फर्स्ट वाज मियाजाकी इंडेक्स। मियाजाकी टंग कोटिंग इंडेक्स में 3 स्कोर्स आते हैं, स्कोर 0, स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3। ठीक है,
मतलब टोटल इन द फॉर्म 4 स्कोर्स। स्कोर 0 का मतलब है कोई भी विजुअल कोटिंग नहीं है। स्कोर 1 का मतलब है कि लेस देन 1/3 ऑफ द डॉर्सम ऑफ द टंग इज एनगल्फ विद द कोटिंग, ठीक है, टंग कोटिंग प्रेजेंट है लेस देन 1/3 ऑफ द डॉर्सम ऑफ द टंग पे। अगर स्कोर 2 आ रहा है हमारे पास तो लेस देन 2/3 ऑफ द डॉर्सम ऑफ द टंग इज इन्वॉल्व। अगर स्कोर 3 आ रहा है तो मोर देन 2/3 ऑफ द डॉर्सम ऑफ द टंग इज इन्वॉल्व, दैट इज बाय मियाजाकी इंडेक्स। Next, second is Winkle tongue coating index. It is divided the dorsum into 6 areas, that is 3 in the posterior and 3 in the anterior region. The tongue coating in each sextant is scored at 0 or 1 or 2. ठीक है, 0 का मतलब है कोई कोटिंग नहीं होगी, 1 का मतलब है कोटिंग इज प्रेजेंट बट इज लाइट और लेस सीवियर, 2 का मतलब है सीवियर कोटिंग इज प्रेजेंट। ऑलराइट, ये हुआ हमारे पास विंकल टंग कोटिंग इंडेक्स। नेक्स्ट, फॉर द पेशेंट गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट्री क्लीनिंग एड्स विल यू बी यूजिंग। सो यहाँ पे क्योंकि रिसेशन इज टू मच, ऑलराइट, it is almost exceeding grade 2, alright, so here we will use interdental brush so as to perform interdental cleaning. Let's go with the theory. Since it is grade 2 gingival recession, the embraces are open, so best thing to clean the embraces will be interdental brush. बेसिक प्रोटोकॉल है। इन टाइप 1 अगर कोई भी जिंजाइवल रिसेशन नहीं प्रेजेंट है तो वी विल यूज डेंटल फ्लॉस फॉर इंटरडेंटल क्लीनिंग। इफ टाइप 2 इज देयर इज मॉडरेट जिंजाइवल रिसेशन, ओके, जिंजाइवल पैपिला जो है वो रिसीड कर गया तो वहाँ पे वी यूज इंटरडेंटल ब्रश, ओके। देयर इज मॉडरेट पैपिलरी रिसेप्शन इन टाइप 2 जिंजाइवल रिसेशन। टाइप 3 में कंप्लीट लॉस ऑफ पैपिला इज देयर, complete loss of papilla is there, so we will use untufted brush. Next, what is the arrow in the diagram most likely represent? So this is calculus. The radiograph above shows subgingival calculus deposits that are depicted as interproximal spurs. Enamel pearls are one of the number of structures of different enamel structures that can be found on the root of deciduous permanent tooth. They have distinct predilection for furcation areas for molars, particularly in the maxillary third and second molar region. मैक्सिलरी थर्ड मोलर रीजन, मैक्सिलरी सेकंड मोलर रीजन पे जो इनामल पर्ल्स हैं वो फर्केशन के अंदर ज़्यादातर मिलते हैं। सर्वाइकल इनामल प्रोजेक्शंस आर द फॉर्म ऑफ अपाइकल फोकल एक्सटेंशंस ऑफ कॉर्नल इनामल बियॉन्ड द नॉर्मली स्मूथ जिंजाइवल मार्जिन on the root of the tooth. They are flat ectopic deposits of enamel that are triangular in shape and tapering in form, extending apically into the furcation area. But यहाँ पे जो चीज़ दी हुई है, this is calculus. Next, the instrument shown below is what? It is Kirkland's knife. ये जो instrument है ये Kirkland knife है. This. It is used for placing an external bevel incision in gingivectomy procedures. It is kidney shaped in its cutting edge, ठीक है, and the entire periphery of these kidney shaped knives is cutting edge. जितनी periphery है सारी cutting edge होती है. Next, the technique is used for what? This is a correction of gingival recession और ये semilunar flap हमारे पास raise किया हुआ है. This is a semilunar flap that is raised for coronally periodontal position flap that is used for correction of gingival recession in the anterior. Next, the FDA approved local drug delivery system that's being carried out in the periodontal pockets is what? ये जो हमारे पास चिप्स ऐसी दिखाई दे रही है, दिस इज अ पेरियो चिप। ये पेरियो चिप जो होती है वो क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट की बनी हुई होती है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर कोई चीज़ एट्रीडॉक्स का बना हुआ है, एट्रीडॉक्स, तो वो डॉक्सीसाइक्लिन की सप्लाइड जेल फॉर्म है। अगर एरेस्टिन की बात कर रहे हैं, ARESTIN, तो वो मीनोसाइक्लिन इन स्मॉल माइक्रोस्फीयर सप्लाई होती है। नेक्स्ट आती है एक्टिसाइट। Actisite is a tetracycline fiber. Actisite is a tetracycline fiber. Arestin is a minocycline microsphere. Atridox is doxycycline in supplied gel form. और पेरियोचिप जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, that is chlorhexidine gluconate पेरियोचिप. Next, what is the purpose of the device that is shown below? ये आता है multisonic irrigation device that is known as gentle wave system. Gentle wave system है Sonendo कंपनी है, Sonendo कंपनी, alright. मतलब मल्टीसोनिक इरिगेशन टेक्नोलॉजी है बेसिकली। जेंटल वेव इसका जो है ब्रांड नेम है, जो कि सिर्फ पल्प चैम्बर की एक्सेस रिक्वायर करता है। दिस इज नॉन इंस्ट्रूमेंटल एंड बीइंग क्लिनिकली टेस्टेड विद द कंपनी with promising results. It appears to have the potential to reach inaccessible canals with significantly more clean surface than other canal systems. ठीक है, जेंटल वेव जो है वो कैनाल सिस्टम को ज़्यादा इजीली क्लींस कर सकता है बाकी कैनाल सिस्टम से, ऐसा कंपनी जो है वो क्लेम कर रही है। इन फर्स्ट
in vitro study shows the potential use of the system to derive better than the conventional needle irrigation systems or ultrasonic activation systems. Next, a 55-year-old healthy male patient presented with a fractured 3-5. जो 3-5 tooth है that is fractured. ठीक है. See clinical and radiographic image below. The tooth is asymptomatic. What treatment plan would you suggest if he wishes to retain the tooth? ये वाला दांत की हम बात कर रहे हैं. That is 3-5. Because patient अपना दांत जो है निकलवाना नहीं चाहता. ये दांत निकलवाना नहीं चाहता. So what will you do? You will do crown lengthening and post and core that is followed by a crown. Alright. Given the history, clinical features and radiographic features, we see that 3-5 has an adequate width of attached gingiva. 3-5 के पास adequate width of attached gingiva है and can easily be restored after the crown lengthening. This option is also in line with his need to retain the tooth. Because he wants to retain the tooth, that is why we are going with this option. Next, what is the file system given in the image? This is a self-adjusting file system. ये वाला file system, this is self-adjusting file system. Next, what are the uses of the instruments that are depicted below? These are the retractors used in periradicular surgeries. Alright, retractors used in the periradicular surgeries. इसमें ये सबसे छोटा वाला जो है हमारे पास जो सबसे blunt जैसा है, that is EHR1. ठीक है. और दूसरा है हमारे पास that is EHR2 और तीसरा है EHR3. दूसरा बिल्कुल 90 डिग्री के बेंड पे, तीसरा थोड़ा सा बेंड थोड़ा खुला है इसका और ये बहुत ही ब्रॉड है पहले वाला. ऑलराइट, दीज आर इक्विवेलेंट टू कार #2 एंड कार #1 रिट्रैक्टर्स. अगला सिंपल सवाल ये होगा कि ये जो टूथ है इसकी वर्टूची क्लासिफिकेशन बताओ. तो इसमें बनता है पल्प की क्लासिफिकेशन 2 फिर 1. पहले देखो 2 है, फिर 1 हुआ, फिर 2 हो गया. 1 2 1 2. Alright, 1 2 1 2. 1 2 1 2 is Bertolucci classification 7. Next, which instrument is specifically designed for ledge negotiation? Ledge की negotiation के लिए the instrument that is specially designed is ELES instrument. Ledge removal instrument that is micro explorer that is used to explore and penetrate a canal. वो ledge को remove करके penetrate कर देता है canal को. Ledge removal instrument with diamond coating that is ELES, okay, is used to bypass, eliminate and reduce a ledge and enlarge the orifice of the original pathway. मतलब original pathway को enlarge करते हैं इससे. ठीक है, और जो ledge बना हुआ है उसको हम bypass कर देते हैं. Next, label the given diagram. सबसे पहले जो ये चीज़ है, this is apical constriction. ये बिल्कुल joint का हिस्सा है, this is apical constriction. Second, ये जो पूरा region है, that is known as apical foramina. ठीक है. Third, दिस इज द डेंटिनो इनामल जंक्शन, जहाँ पे डेंटिन और इनामल मिल रहे हैं. दिस इज डेंटिनो इनामल जंक्शन. फोर्थ इज दिस, जहाँ तक हमारा एनाटॉमिकल एपेक्स है, मतलब रूट का जो एक्सट्रीम एंड नीचे को आता है, दैट इज नोन एज एनाटॉमिकल एपेक्स. और पांचवा ये जो पूरा खुला हिस्सा है, दैट इज रेडियोग्राफिक एपेक्स. अब अपाइकल फोरामेना दो तरीके के होते हैं. एक जो सबसे नीचे आ गया, दैट इज द मेजर अपाइकल फोरामेना. ठीक है, दिस वन इज मेजर. एंड जो ऊपर वाला हिस्सा जो मैक्सिमम कंस्ट्रिक्शन, दैट इज द माइनर अपाइकल फोरामेना. Next question is, a patient presented with acute exacerbation of bronchial asthma. Salbutamol inhalation did not improve the condition of the patient. So intravenous corticosteroids and aminophylline were added and the condition was improved. What is the mechanism of action of corticosteroids in this action? देखो, corticosteroids increase the bronchial reception or bronchial responsiveness for salbutamol. इसीलिए हम corticosteroids देते हैं. Mechanism of action of corticosteroids in acute attack of bronchial asthma is to increase the bronchodilatory effect of beta-2 agonists, whereas in prophylaxis their major mechanism is anti-inflammatory. ठीक है, जो हमारे पास corticosteroids हैं वो anti-inflammatory काम कर रहे हैं, तो उससे वो अस्थमा की कंडीशन को डिक्रीज कर रहे हैं. उसके साथ साथ ये साल्ब्यूटामॉल की पेनिट्रेशन में इंक्रीज करवा देते हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाइज द अप्लायंस दैट इज यूज्ड टू करेक्ट द एंटीरियर क्रॉसबाइट. एंटीरियर क्रॉसबाइट को करेक्ट करने के लिए वी विल यूज कैटालाइंस अप्लायंस. ऑलराइट, कैटालाइंस अप्लायंस इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन सीमेंटेड ऑन द मैंडिबुलर इंसाइसेस. It's an inclined plane that is cemented on the mandibular incisors. The term catalyns in appliance is generally associated with the appliances that are cemented, hence not removable. Catalan हम उन appliances को बोलेंगे जो सीमेंट कर दिए जाते हैं और रिमूवेबल नहीं होते. The lower inclined plane is constructed at an angle of 45 degrees. Lower inclined plane constructed at an angle of 45 degrees to the maxillary occlusal plane. It may be constructed for a single tooth of teeth or a group of teeth that can be made by acrylic or by a cast metal restoration.
Next, a patient came with a complaint of easy fatigability, anemia, hyperpigmentation of the knuckles, hyperpigmentation of oral mucosa, palm, hands. ठीक है, फटीगेबिलिटी अनीमिया है और हाइपरपिगमेंटेशन हो गई है पूरे ओरल म्यूकोजा, नकल्स, हैंड्स की। इसके साथ साथ टेकिकार्डिया है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। ठीक है, बीपी फॉल कर गया, हार्ट रेट इंक्रीज कर गया, बीपी इज 80/60। ठीक, उसका सोडियम जो लेवल है, सोडियम आयन लेवल, दैट इज 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना है? 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? सबसे ज़्यादा प्रोबेबल डायग्नोसिस यहाँ पे है, दैट इज प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। एड्रीनल इनसफिशिएंसी में हमारे पास ये जो स्पॉट्स होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के स्पॉट्स होते हैं, देखे जाते हैं। अलॉन्ग विद दीज फीचर्स, दैट इज फटीगेबिलिटी, अनीमिया, हाइपर पिगमेंटेशन तो है ही है, बीपी जो है वो लो हो गया है, सोडियम लेवल भी लो हो गए हैं प्राइमरली, क्योंकि 1 से 35 से ऊपर हमारे पास नॉर्मल सोडियम लेवल आते हैं, तो स्लाइटली हाइपोनेट्रीमिया इज देयर, सो देयर इज प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, या बॉडी को उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जितनी बॉडी को जरूरत है। नेक्स्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा? ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। फ्यू जाइंट सेल प्लेटलेट्स आर सीन इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा। ठीक है, जाइंट सेल प्लेटलेट्स होते हैं वो बहुत कम हो गए होते हैं। पेटेकी इज सीन, पूरी बॉडी में छोटे छोटे ब्रूजेस दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। पीटी एंड पीटीटी, दे बोथ आर नॉर्मल। ठीक है, चौथी चीज़ जो नहीं देखी जाती है, दैट इज, जो ऑप्शन गलत है, दैट इज हाइपोसेलुलर बोन मैरो। हाइपोसेलुलर बोन मैरो नहीं देखी जाती है इन इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा। नाउ, बोन मैरो फाइंडिंग्स इन द पेशेंट विद इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा इंक्लूड्स, देयर इज अ नॉर्मल सेलुलैरिटी इन द बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो एस्पिरेट करता है नॉर्मल सेलुलैरिटी, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती है, एरिथ्रॉइड और माइलॉइड प्रिकर्सर जो होते हैं वो नॉर्मली बनते हैं, बट देयर आर इंक्रीज लेवल ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स इन द बोन। ठीक है, दैट मे बी नॉर्मल टू बी इंक्रीज्ड। जो मेगाकैरियोसाइट्स हो सकते हैं वो नॉर्मल लेवल से लेकर इंक्रीज लेवल तक हो सकते हैं। दीज सेल्स मे अपीयर इमेच्योर और लार्ज ड्यू टू डिक्रीज इन पेरिफेरल प्लेटलेट्स। ठीक है, क्योंकि पेरिफेरल प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, उनकी वजह से मेगाकैरियोसाइट्स जो है वो विजुअल होना शुरू हो जाते हैं। देयर इंक्रीज नंबर ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स इन इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा। दीज आर द मेगाकैरियोसाइट्स दैट आर विजिबल, राइट। ये जो बड़े बड़े सेल्स हैं, ये ऐसे मेगाकैरियोसाइट्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, इनेमल ऑर्गन सिक्रीट्स विच फैक्टर टू स्टिमुलेट? कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो इनेमल ऑर्गन सिक्रीट्स द फैक्टर ऑफ IL-1 अल्फा। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 अल्फा कैन एनहांस द जीन एक्सप्रेशन ऑफ द CSF इन डेंटल फॉलिकल। जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है इन द डेंटल फॉलिकल, उसको IL-1 इंटरल्यूकिन 1 जो है वो एनहांस कर देता है उसके जीन एक्सप्रेशन को। That will in turn stimulate the colony stimulating factor in the CSF. Next, according to Pedersen's difficulty index, what is the difficulty level of impacted tooth? इस दांत का difficulty level पूछ रहा है। The following OPG shows the mesioangular impacted tooth. It is class 2 type of impaction, that is the distance between distal surface of the second molar and the anterior border of the ramus of the mandible is less than the mesiodistal length of the third molar. ठीक है, जो थर्ड मोलर की लेंथ है उससे कम लेंथ है हमारे पास ऊपर, जो डिस्टल है सेकंड मोलर का, टू द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ramus ऑफ द मैंडिबल. इट इज अ पोजीशन सी टाइप ऑफ इम्पैक्शन. द ऑक्लूजल सरफेस ऑफ द इम्पैक्टेड थर्ड मोलर इज बिलो द CEJ. ऑक्लूजल सरफेस इज बिलो द CEJ. तो कौन सी टाइप ऑफ इम्पैक्शन आई? पोजीशन सी. तो हमारे पास स्कोर कितना बनेगा? 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 6. लेट्स गो विद द पीडरसन्स डिफिकल्टी इंडेक्स 1988. सबसे पहले स्पेशल रिलेशनशिप. मीजियो एंगुलर है तो हमें स्कोर देते हैं 1. हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स है तो वी गिव द स्कोर 2. वर्टिकल एंगुलेशन है तो वी गिव द स्कोर 3. इफ इट इज डिस्टो एंगुलर वी गिव द स्कोर 4. वर्टिकल एंगुलेशन का मतलब दांत उल्टा है बिल्कुल, ठीक है. और अगर डिस्टो एंगुलर है तो 4 स्कोर देंगे, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स है तो 2 स्कोर देंगे, मीजियो एंगुलर है तो 1 स्कोर देंगे. नेक्स्ट बात आती है डेप्थ के बारे में. इफ डेप्थ इज एट हाई ऑक्लूजल लेवल, मतलब ऑक्लूजल लेवल हाई है, तो देन डेप्थ इज 1, गिवन स्कोर इज 1. अगर लेवल बी है, लेवल बी दैट इज मीडियम ऑक्लूजल लेवल, तो 2 स्कोर देंगे. लेवल सी है, अगर डीप ऑक्लूजल लेवल है उसका, तो लेवल 3 या फिर 3 स्कोर देंगे उसको. तीसरा आता है रैमस टू स्पेस अवेलेबल रिलेशनशिप. क्लास 1 में क्या होता है कि रैमस तक का जो स्पेस होता है डिस्टल ऑफ सेकंड मोलर से लेकर वहाँ पे सफिशिएंट स्पेस होता है. क्लास 2 में रिड्यूस्ड स्पेस होता है. क्लास 3 में देयर इज नो स्पेस. क्लास 3 में 3 स्कोर देंगे, क्लास 2 में 2 स्कोर देंगे, और क्लास 1 जहाँ पे सफिशिएंट स्पेस है वहाँ 1 स्कोर देंगे. फिर आती है डिफिकल्टी इंडेक्स की बात. डिफिकल्टी इंडेक्स अगर हमारे पास आता है 7 से 10 के बीच में, सो वी टेक इट एज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट.
ठीक है। अगर 5 से 7 के बीच में स्कोर आता है देन दैट इज़ नोन एज मॉडरेटली डिफिकल्ट। अगर 3 से 4 के बीच में स्कोर आता है देन दैट इज़ नोन एज स्लाइटली डिफिकल्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है, इम्पैक्शन, सॉरी। Next question is standard error of mean denotes what? Standard error of mean, it denotes variation. Okay. Next, beta HCG is structurally similar to which of the following chemical moiety? तो beta HCG जो होता है that is similar to luteinizing hormone, ठीक है। HCG 80 times ज़्यादा एक्टिविटी होती है than the luteinizing hormone, 80 times ज़्यादा एक्टिविटी होती है HCG की luteinizing hormone से। HCG is also known as super luteinizing hormone. राइट, हाफ लाइफ जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की होती है दैट इज 30 मिनट्स, 30 मिनट होती है हाफ लाइफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, लेकिन हाफ लाइफ HCG की जो है वो 37 घंटे होती है, 37 आवर्स। नेक्स्ट, विच कंडीशन इज नोन एज ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोन रिजॉर्प्शन एंड सिस्टिक लीजन्स। ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ठीक है, दिस इज सीन इन हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। राइट, ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, इट इज वन Recklinghausen disease of the bone. Von Recklinghausen disease of the bone. It is the severe form of hyperparathyroidism. Hyperparathyroidism होगा तो क्या होगा, हमारे पास ब्लड में कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बोन का कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, सो देर विल बी सब पेरियोस्टियल बोन रिजॉर्प्शन, cystic lesions or brown tumors will be seen. Cystic lesions or the brown tumors will be seen. There will be diffuse osteoporosis in the whole body. Next, patient's own blood was withdrawn and kept in a vial containing sodium fluoride. Fluoride present inhibits which of the following enzyme in the blood bank? Fluoride क्या चीज़ inhibit करती है in the blood bank? ठीक है, fluoride inhibits the enolase enzyme. कौन सी enzyme? Enolase enzyme को fluoride जो है वो inhibit करती है. So therefore sodium chloride can act as an anticoagulant. बाकी anticoagulants के बारे में बात करते हैं. First is heparin. Heparin prevents the coagulation by increasing the activity ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 2। किसकी एक्टिविटी इंक्रीज करा रहा है? एंटीथ्रोम्बिन 2 की। और जब एंटीथ्रोम्बिन 2 इंक्रीज करता है तो दैट इज इनहिबिटर ऑफ थ्रोम्बिन। जो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो हेपरिन जो है वो एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्ट्स ऑफ EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड के सॉल्ट। दिस इज ऑल्सो एन एंटीकोएगुलेंट दैट इज यूज्ड एंड इट मे बी अ डाइसोडियम और डाइपोटेशियम सॉल्ट. It may be disodium salt or dipotassium salt. It is an anticoagulant which acts by the virtue of removing calcium ions by chelation. Calcium ions remove करवा देता है by chelation. It is a good anticoagulant for investigations of RBCs, for investigations of WBCs, for checking packed cell volume, for checking platelets and for checking the ESR, erythrocytes sedimentation rate. ठीक है, जो EDTA होता है वो क्लम्बिंग ऑफ प्लेटलेट्स नहीं होने देता, जिसकी वजह से वो एक एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सलेट्स. ऑक्सलेट्स जैसे कि लिथियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट, दे एक्ट एज एन एक्टिव कोएगुलेंट बाय रिमूविंग द कैल्शियम आयंस इन द ब्लड दैट आर नेसेसरी फॉर कोएगुलेशन. कोएगुलेशन पाथवे नहीं चल पाता ऑक्सलेट की वजह से, जिसकी वजह से इट एक्ट्स एज एन एंटीकोएगुलेंट. पोटेशियम ऑक्सलेट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑक्सलेट एंटीकोएगुलेंट. Next we have is sodium fluoride. Sodium fluoride, when it is used in the blood, it is collected for glucose estimations. Glucose estimation में जो हम anticoagulant use कर रहे हैं that is sodium fluoride. It specially inhibits the enzyme enolase enzyme in the glycolytic pathway. Enolase enzyme जो glycolytic pathway में है उसको inhibit करवाता है, preventing the consumption of glucose by RBCs if blood is left standing at room temperature. तो RBCs ग्लूकोज नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से RBCs क्लम्प नहीं कर पाते हैं. बाकी फायदे क्या होते हैं फ्लोराइड के? फ्लोराइड इन प्लाक enters the bacterial cells, especially in the low pH, and inhibits the enolase enzyme, thereby reducing the acid production in plaque. ठीक है, जब सुक्रोज से लैक्टिक एसिड बनता है प्लाक के अंदर, तो जो फ्लोराइड है वो एनोलेज के ऊपर जाके हमला कर देती है. जो हाइड्रोजन फ्लोराइड अगर हम लेते हैं किसी भी इसमें फॉर्म में, तो फ्लोराइड का रेडिकल निकल के इस एनोलेज को इनहिबिट कर देता है. जब एनोलेज नहीं होता तो लो पीएच पे हमारे पास जो एसिड प्रोडक्शन है वो बैक्टीरिया नहीं कर पाता. नेक्स्ट अबाउट द स्पेसिमेन टाइप. देखो, कलर कोडेड वैक्यूटेनर्स होते हैं, दे आर यूज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिमेन टाइप, नेमली सीरम, प्लाज्मा या फिर ब्लड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम वैक्यूटेनर यूज़ करते हैं. फर्स्ट वी हैव इज द ग्रे टॉप. Grey top is having sodium fluoride and is used for glucose estimation. Okay. Next we have green top that is containing heparin. It is used in bone marrow studies. Then we have lavender top. It is containing EDTA. ठीक है, पोटेशियम EDTA होता है इसके अंदर.
EDTA किसके लिए यूज़ होता है? हेमाटोलॉजिकल एग्जामिनेशंस लाइक कंप्लीट हीमोग्राम के लिए। अगर रेड टॉप है हमारे पास, इट इज़ रेड टॉप R, तो उसके अंदर कोई एंटीकोएगुलेंट नहीं होता, दैट इज़ यूज इन सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। इफ़ वी हैव ब्लू टॉप, तो हमारे पास 3.2% सिट्रेट सॉल्यूशन होता है। ब्लू टॉप इज 3.2% सिट्रेट सॉल्यूशन। सिट्रेट सॉल्यूशन विल बी यूज्ड इन coagulation studies like PT and APTT. Next question is, in casting procedure, what is the function of asbestos which is added to the casting ring? Asbestos aids in expansion of investment material. ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल का एक्सपेंशन है उसमें एड करता है, उसमें हेल्प करता है। ट्रेडिशनली एस्बेस्टॉस वाज मटेरियल ऑफ चॉइस टू प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन बाय एक्टिंग एज अ रिंग लाइनर। ठीक है, कैसे एक्ट कर रहा था? एज अ रिंग लाइनर, बट इट कैन नो लॉन्गर बी यूज बिकॉज इट इज हैविंग कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल।